अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। आज जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो हार्ट के एक वाल्व के ऊपर है। अगर वो वाल्व नैरो हो जाए तो उसे माइट्रल स्टेनोसिस कहते हैं। क्या वजूहत हैं, यंग बंदों में क्यों होता है, बड़ों में क्यों होता है, इसको डिस्कस करेंगे। इसकी वजह से हार्ट की कंडीशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जिसमें सूजन हो सकती है और दिल की धड़कन पे भी अफेक्ट आ सकता है। और इसको कैसे ट्रीट करना है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में आप मुझसे पढ़ेंगे। अगर जहन में कोई क्वेश्चन आए तो ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें। ये लेक्चर्स और वीडियोस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगी, बहुत सारे एग्जाम्स पास करने में हेल्प करेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हार्ट है उसमें ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचाने के लिए एक वाल्व का मैकेनिज्म है। लेफ्ट साइड पे माइट्रल वाल्व है, इस तरफ ट्राइकस्पिड वाल्व है, फिर अयोटिक वाल्व है और पल्मोनरी वाल्व है। ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम से एओर्टा में जाएगा। बैक वक्त जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है तो उसी टाइम राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा होता है और उसी वक्त उससे अगली साइकिल में राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेसल्स में जा रहा होता है। इन वाल्व्स को एवी वाल्व्स भी कहते हैं, जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है। अब माइट्रल वाल्व की बात करें तो हमने कुछ चीज़ें डिफाइन की थी। सिस्टली क्या है और डायस्टली क्या है। तो अबीबा, कैन यू ट्राई व्हाट इज सिस्टली एंड व्हाट इज डायस्टली? जी सर। सिस्टली कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को। जी। और लेफ्ट वेंट्रिकल जब रिलैक्स करता है तो उसको डायस्टोल कहते हैं। अब यहाँ मेरा सवाल ये होगा आपसे कि लेफ्ट एट्रियम ये रहा से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कौन सी फेज में आता है इन दोनों में से? तो व्हाट इज योर आंसर? सर कॉन्ट्रैक्शन से आया। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियल की कॉन्ट्रैक्शन से लेफ्ट आया। एट्रियम की कंट्रैक्शन होगा, ये आपने गलत नहीं कहा। लेफ्ट एट्रियम की कंट्रैक्शन से आएगा। अगर लेफ्ट एट्रियम की कंट्रैक्शन होगी तो व्हाट अबाउट लेफ्ट वेंट्रिकल? वेंट्रिकल की तो उस टाइम पे रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन होगी। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ड्यूरिंग डायस्टली ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल आता है। अगर मैं सिर्फ डायस्टली लिखूं उसका मतलब है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल ही का मतलब ही इसका यही है, वरना मैं एट्रियल सिस्टली लिख देता। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अयोटा में, अब ब्लड ने यहां से अयोटा में जाना है, ये कौन सी फेज में जाएगा? ये सिस्टोली में जाएगा फिर। दोबारा बोले बच्चे अभी बार। मैंने कहा ये सिस्टोली में जाएगा। क्या बात, ये सिस्टली में जाएगा। और सिस्टली किसकी होगी? इस टाइम पे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा कॉन्ट्रैक्ट और करेगा। ब्लड आगे जाएगा। गुड। तो ये डायस्टली है, ये सिस्टली है, मगर किस चीज की है? हमने कहा कि हम साथ कुछ नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट वेंट्रिकल की समझी जाएगी। डायस्टली को मैं आसान करने के लिए रिलैक्सेशन लिख रहा हूँ, वरना मैंने ऊपर लिख दिया है। और ये कंट्रैक्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल की।
अब अगर मैं एट्रिया की बोलूँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि एट्रिया इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ब्लड यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि लेफ्ट एट्रिया की क्या है, ऑपोजिट हो जाएगा ना। सिस्टली में ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। बात समझ में आती है। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड आगे पुश करेगा, तो उस टाइम पे लेफ्ट एट्रियम डायस्टली होगी, यानी डायस्टली का मतलब रिलैक्स हो रहा होगा। ये बताओ अबीबा कि लेफ्ट एट्रियम जब रिलैक्स करेगा, तो रिलैक्स करने का क्या फायदा है, क्यों रिलैक्स कर रहा है, व्हाट इज द मेन पर्पस? क्योंकि सर उसमें दोबारा फिलिंग हो सके। शाबाश। ताकि इसके अंदर ब्लड आ सके, ये आएगा तो नेक्स्ट टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजने के लिए तैयार हो जाएगा। वेल डन है भैया, हमने बात क्लियर कर ली। अब एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ऐसे करके बंद होते हैं दोनों कस्प्स मेटल वाल्व के, और यूं करके ओपन होते हैं, तो ब्लड आके अंदर आ जाता है। अब अगर ये वाल्व्स बहुत नैरो हो जाएं, तो ये सही ओपन नहीं होंगे। जब ये सही ओपन नहीं होंगे, तो ब्लड मूव नहीं कर पाएगा सही से। कहाँ से? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो नैरो को कहते हैं, क्या हो गए हैं, वाल्व के कस्प्स नैरो, का मतलब स्टेनोसिस। कौन सा वाल्व नैरो हुआ है जी? माइट्रल स्टेनोसिस हो गया है। प्लास्टिक का जो पाइप हम यूज करते हैं घर धोते हुए, गाड़ी धोते हुए, और पानी इसमें से निकल रहा होता है, अगर हम उसको दबाएं हाथ से, थोड़ा सा उसको प्रेस कर दें, आपने देखा होगा, तो उससे पानी ज्यादा दूर जाके गिरता है जोर से, और एक आवाज प्रोड्यूस होती है। उसको हम हार्ट में मरमर कहलाएंगे। अब आप ये नोट करेंगे, ये मरमर प्रोड्यूस हो रहा है। आपसे मेरा सवाल ये है कि ये कौन सा मरमर होगा, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक? डायसिस्टोलिक। क्यों? वजह बताएं। क्योंकि आप बताया था ना, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है ब्लड। शाबाश। तो प्रॉब्लम ही तब होगी कि ब्लड ने यहाँ जी। से नीचे की तरफ आना है, और उसी वक्त कॉन्ट्रैक्शन ही हो एब्नॉर्मल सकती है। आवाज प्रोड्यूस होगी, और उस टाइम पे वेंट्रिकल रिलैक्स किया हुआ है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हम इसे कहेंगे मिड डायस्टोलिक मरमर है। रंबलिंग, ऊंची आवाज होती है इसकी, इसलिए इसे मिड डायस्टोलिक रंबलिंग मरमर कहते हैं। रिब्स हैं, तो ये यहाँ पे पाया जाता है मरमर, एट दी एपेक्स। एपेक्स का क्या मतलब होता है? हार्ट को ऐसे डिनोट किया जा सकता है, तो ये एपेक्स बनती है इसकी। तो एपेक्स पे माइटल वाल्व की आवाज आती है। ये कौन से बनती है जी? फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में। यहाँ पे क्लेविकल होती है, एट दी मिड क्लेविकुलर लाइन। यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये मिड क्लेविकल होती है, और आप काउंट करें तो इट इज ऑलमोस्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। डज नॉट रेडिएट, मतलब कहीं और आवाज नहीं जाती इस मरमर की। इसकी वजह से पल्स जो है वो वीक हो जाती है। वीक इसलिए पल्स हो जाएगी कि ब्लड जो इतना आगे जोर से स्ट्रांगली नहीं जा रहा। अब आप मुझे इस डायग्राम को देख के मुझे ये बताएं कि कौन से चेंबर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट के कौन से पार्ट को ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी? क्या ज्यादा काम उसको नहीं करना पड़ेगा जिसका आगे से ओपनिंग नैरो हो गई है? लेफ्ट वेंट्रिकल ने, तो जो ब्लड आएगा वो तो आगे भेज देगा उसको। मसला तो किसको है? असल मसला है लेफ्ट एट्रियम को, बिकॉज इट हैज टू कंट्रैक्ट फार मोर देन एक्सपेक्टेड। तो आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज करेगा, ब्लड यहाँ पे रुकना शुरू करेगा, फिर यहाँ से पीछे ब्लड कहाँ रुकेगा? लंग्स में। ऐसे ही है, कॉजिंग एडीमा। फिर यहाँ से कहाँ रुकेगा?
राइट वेंट्रिकल इनलार्ज होगा, राइट एट्रियम इनलार्ज होगा, फिर जेवीपी रेज होगी, फिर पूरा मैकेनिज्म होगा जो हार्ट फेल कर देगा। ये जो लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हो गया है, ये एबनॉर्मल रिदम प्रोड्यूस करेगा जिसे एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। ये एबनॉर्मल रिदम होगा, नॉर्मल रिदम नहीं होगा। जैसे मछली कर रही होती है ना, जब वो उसको पानी से निकाल दें तो एबनॉर्मल मूवमेंट्स, वैसे ही लेफ्ट एट्रियम की मूवमेंट्स एबनॉर्मल हो जाएंगी। एक अलग टॉपिक है, वो आपको पढ़ाऊंगा। लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज हमें कैसे नजर आता है ईसीजी में? ये पी वेव है, तो पी वेव बाइफेड हो जाए, बाइफेड पी वेव, या प्रोमिनेंट ज्यादा हो जाए, यूं ज्यादा हाइट के बजाय लेंथ ज्यादा हो जाए पी वेव की, तो उसे कहते हैं पी माइट्रेल। तो लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हो जाएगा। ये हमें किस पे नजर आ सकता है? एक्सरे पे। एट्रियल फिब्रिलेशन हमें कहाँ मिलेगी? ईसीजी में। और हम एको कर सकते हैं लेफ्ट एट्रियम की एनलार्जमेंट, माइट्रल वाल्व की स्टेनोसिस, कितना साइज है उसकी स्टेनोसिस का, हम एको से मेजर कर सकते हैं। फिर एक खास किस्म का एपलर एको होता है, उसे डॉपलर एको कहते हैं। ये फ्लो को बताता है कि कितना फ्लो हो रहा है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और कितनी मुश्किल से हो रहा है। इससे हमें डायग्नोसिस का कंफर्मेशन हो जाती है डॉपलर से। अगर हम इससे भी ज्यादा कंफर्म करना चाहते हैं तो हम कार्डियक कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। अगर हम जगलर वेन से एक कैथेटर लेके जाए राइट एट्रियम तक, उसको पियर्स करके हम लेके जाए लेफ्ट एट्रियम तक, तो हमें वो ये बता देगा कि प्रेशर कितना है, एट्रियम का साइज कितना है। इसे कहते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन। ये हमें 100% डायग्नोसिस देता है। एको भी मैंने आपको बता दिया। एको क्या होता है? बेसिकली अल्ट्रासाउंड है हार्ट का। अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट इज द एको। और फिर हम कार्डियक कैथेटराइजेशन कर सकते हैं 100% कंफर्म करने के लिए। कॉज क्या है, क्यों माइट्रल वाल्व नैरो हो जाएगा? कुछ लोगों का बचपन से होता है। एक बीमारी है, उसे कहते हैं रोमैटिक हार्ट डिजीज। रोमैटिक हार्ट डिजीज असल में वाल्व्स की डिजीज है, जो बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होती है। खास किस्म का बैक्टीरिया है। ये डायरेक्टली जाके इन्फेक्शन नहीं करता। मतलब ये नहीं है कि इन्फेक्शन कर दिया इसने माइट्रल वाल्व की, नहीं, मगर इन्फ्लेमेशन है। दोनों में फर्क है। वो बैक्टीरिया वायरस या फंगस की वजह से होती है, इन्फ्लेमेशन हो रही है एंटीबॉडीज की वजह से। तो एंटीबॉडीज जाके आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्लोली ओवर मंथ्स टू ईयर्स डैमेज करती हैं किसी एक वाल्व को। इसे कहते हैं रोमैटिक हार्ट डिजीज। अगर इन्फेक्शन खराब करे वाल्व को तो वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहलाता है। एंडो हार्ट के बाहर एक लेयर है पेरिकार्डियम, एक दरमियान में, ये जो मैं थोड़ी सी थिक बना रहा हूँ, ये है मसल्स की लेयर जिसे कहते हैं मायोकार्डियम। बाहर है एंडोकार्डियम, सॉरी, बाहर है पेरिकार्डियम। और जो बिल्कुल अंदर लेयर है उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। राइट, मैंने मेरे ख्याल से लेबलिंग ऑपोजिट कर दी है। अंदर एंडोकार्डियम है, दरमियान में मायोकार्डियम है, और सबसे बाहर पेरिकार्डियम है। तो एंडोकार्डियम की अंदर वाली साइड की इन्फेक्शन को एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। इसमें वाल्व्स होते हैं मेनली। दिस कैन लीड टू वाल्वुलर प्रॉब्लम्स, मगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉजेस ये दो ही हैं। इसके अलावा ओल्ड एज में कैल्सिफिकेशन हो जाए बहुत ज़्यादा, दैट कैन लीड टू माइक्रोस्टेनोसिस एज वेल। ट्रीटमेंट
दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट। एक तो हार्ट फेलियर है, जिसको आप डायूरेटिक्स दें ताकि जो एक्स्ट्रा पानी खड़ा है, पल्मोनरी एडीमा है, एसाइटिस है, पीटल एडीमा है, वो रिमूव हो जाए। इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन आपने कहा कि हो रही है, तो हम ऐसे मरीज को डाइजॉक्सिन देते हैं और वारफेरिन देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। अब चूंकि ये पूरा टॉपिक अलग से है एट्रियल फिब्रिलेशन का, या मैं हल्का सा आपको आइडिया उसका दे देता हूँ। चूंकि रिदम एबनॉर्मल होगा, तो देखो कि रेगुलरली नहीं आ रही, यहाँ पे एकदम से तेज हो गई, यहाँ डिले आ गई, फिर तेज हो गई। तो इस रिदम को डाइजॉक्सिन, बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इस रेट को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। वार्फरिन देने की क्या वजह है कि लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड रुकना शुरू हो गया है, तो वो इनलार्ज भी हो गया है लेफ्ट एट्रियम, तो उसके अंदर ब्लड इकट्ठा होते 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 क्या बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा। ये क्लॉट यहाँ से निकल के लेफ्ट राइट, इसका छोटा सा टुकड़ा अयोटा में जा सकता है और इट कैन कॉज स्ट्रोक। अगर ऊपर दिमाग की तरफ चला गया तो फालिज कर देगा, हार्ट में चला गया तो एमआई कर देगा, और पेरिफी में चला गया तो किसी एरिया का गैंग्रीन कर देगा। इस चीज से बचने के लिए ब्लड को हमें थिन करना पड़ता है। ब्लड थिन होता है किससे, तो वार्फरिन किस लिए है, टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स इन एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन किस में हो रही है, जिसमें लेफ्ट एट्रियम में लार्ज हो रहा है। लेफ्ट एट्रियम हमारे मरीज में, माइटल स्टेनोसिस के मरीज में लार्ज हो रहा है। अब आते हैं हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ। अब अगर हम एक कैथेटर लेके जाएंगे, हम एओर्टा की साइड से, कहाँ से आएंगे हम फेमोरल आर्टरी से आ रहे हैं। फेमोरल आर्टरी से कैथेटर डाला है, वो हम लेकर आए हैं और हम इसको लेके जाते हैं यहाँ पे माइटल वाल्व के क्रॉस, और फिर हम उसका बलून को फिल करते रहते हैं। बलून फिल करेंगे तो वो इसको इतना डायलेट कर देगा कि जब हम उस बलून को वापस निकालते हैं, वापस जब हम निकालते हैं तो वो कुछ हद तक डायलेट हो चुका होगा। इसे कहते हैं बलून वेल्वोटमी। दूसरी ऑप्शन क्या है, सर्जरी करके हम वाल्व को रिपेयर कर दें या हम वाल्व को रिप्लेस कर दें। हम वाल्व को एक टिश्यू वाल्व किसी और जानवर से ले सकते हैं, या मेटालिक वाल्व किसी मेटल का बना हुआ वाल्व को इसकी जगह लगा सकते हैं। जो रिलेटिवली यंग लोग हैं उनमें हम मेटालिक वाल्व लगाते हैं, ओल्डर लोगों में टिश्यू वाल्व लगाते हैं, क्योंकि वार्फरिन ज़्यादा अरसे के लिए हमें चाहिए है, ब्लड थिन करना पड़ेगा, वरना हर दफ़ा जब वो मेटालिक वाल्व को टच करेगा तो ब्लड क्लॉट होता जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जहन में कोई क्वेश्चन आए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जहन में कोई क्वेश्चन आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें।